नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहला रुख करते हैं भिंड की ओर, जहां से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मां मंगला देवी परिसर में आयोजित महिला स्व सहायता समूह सम्मेलन में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने चंबल की धरती की वीरता और संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे हर घर में या तो सेना का जवान मिलेगा या किसान। उन्होंने कहा कि हजारों साल से ये क्षेत्र भारत के दुश्मन को ठिकाने लगाने का रिकॉर्ड रखता है। मुख्यमंत्री ने महिला स्व सहायता समूहों की भूमिका को भी अहम बताते हुए कहा कि महिलाओं की सहभागिता से ही समाज और प्रदेश की प्रगति संभव है। रुख अब ग्वालियर की ओर, जहां से अहम खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। ये समय खास है क्योंकि ये साल हर साल की तरह ही महारानी अहिल्याबाई के 300वें जयंती वर्ष का भी अवसर मनाएगा। मुख्यमंत्री ने महारानी अहिल्याबाई के महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए महान कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण बातचीत होगी। 31 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की यात्रा पे आ रहे हैं और ये महारानी अहिल्याबाई का 300वां वर्ष भी चल रहा है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण को लेकर अहिल्या माता ने जो अपने टाइम पे अपने शासन काल में वैसे तो बहुत सारे काम किए अलग अलग प्रकार के, लेकिन खास करके विधवा विवाह, जिसको हम कल्याणी विवाह भी कहते हैं, या महिलाओं की सशक्तिकरण, उनकी अपनी आर्थिक संपन्नता कैसे आए, घर में उनका मान सम्मान कैसे बढ़े, ऐसी हमारी बहनों को लेकर के लगभग 2 लाख बहनों का बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने वाला है। मैं और माननीय राजेंद्र जी हम कल नीति आयोग की बैठक में शामिल होने दिल्ली जा रहे हैं। कल सभी मुख्यमंत्री के साथ माननीय प्रधानमंत्री और सभी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ हमारी बात होगी। परसों माननीय प्रधानमंत्री जी बैठक लेंगे। कुल मिलाकर 24-25 का दिन दिल्ली का है। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से शासन के सूत्र चलाए, देश के दुश्मनों से निपटने का भी अद्वितीय इतिहास बना और देश में सुशासन का भी जिस प्रकार से वो उपक्रम करते हैं, ऐसा शासन और ऐसे में शासन की विभिन्न विधाओं पर उनकी पकड़ वाकई अद्भुत है। 31 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की यात्रा पे आ रहे हैं और ये महारानी अहिल्याबाई का 300वां वर्ष भी चल रहा है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण को लेकर अहिल्या माता ने जो अपने टाइम पे अपने शासन काल में वैसे तो बहुत सारे काम किए अलग अलग प्रकार के, लेकिन खास करके विधवा विवाह। तो रायपुर से एक अहम जानकारी मिल रही है, वो जानकारी आपके साथ साझा करते हुए चले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारे सुरक्षा बलों को नक्सलवाद के विरुद्ध चल रही लड़ाई में निरंतर सफलता मिलती आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का जो संकल्प लिया गया है वो अवश्य पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के समर्पण बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ही नक्सलवाद के खिलाफ ये महत्वपूर्ण लड़ाई सफल हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और जनता को सुरक्षा और विकास की बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने जनता से भी इस अभियान में सहयोग और समर्थन करने की अपील की है। तो वही डिंडौरी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र की जमीन में कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर कच्चे मकान बना रखे थे। शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग, नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर कुल 26 लोगों के अतिक्रमण हटाए। इस कार्रवाई के दौरान कुछ झोपड़ियों में महिलाओं के विरोध का भी सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन प्रशासन ने कानून का पालन कर मजबूती से कार्रवाई पूरी की है। ये कदम प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सरकारी जमीन की सुरक्षा और अतिक्रमण रोकने के लिए उठाई जा रही है।
बलरामपुर जिले के रामानुगंज विकासखंड स्थित चुमरा गांव में वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए 11 मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जमीन खाली नहीं की गई। लंबे समय से वन भूमि पर कब्जा कर बनाए गए मकानों को लेकर विभाग गंभीर था। आखिरकार संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सख्ती से कार्रवाई की और वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई से देखा गया कि उनके अंदर काफी खलबली मच गई। तो वहीं राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्री के नए नियमों और संपत्तियों के पंजीयन के किए गए 10 क्रांतिकारी परिवर्तनों पर संयुक्त जिला कार्यालय के समकक्ष में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में कृषि मंत्री और स्थानीय विधायक ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बदलाव समय की मांग के अनुरूप आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। नए नियमों से फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और कोई भी व्यक्ति किसी और की जगह जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा सकेगा। इससे भूमि पर अधिकार सुनिश्चित होंगे और संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता आएगी। मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व और वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में रजिस्ट्री प्रक्रिया को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और मीडिया से अपील की है कि वे इन बदलावों का प्रचार प्रसार करें ताकि आम जनता तक सही जानकारी पहुंचे। नई सुविधाओं से रजिस्ट्री का कार्य सुगमता से होगा। जो जमीनों का खरीद बिक्री होता है, प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री होता है, उसमें काफी आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और हमारे इस विभाग के मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी के मार्गदर्शन में इस विभाग ने बहुत अच्छा एक सिस्टम बनाया है। अब ये नए सिस्टम लागू होने से जो फर्जीवाड़ा और तरह तरह की जो शिकायतें होती थी, रजिस्ट्री लेकर के घूमते रहते थे लोगों का, वहाँ राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाता था, समय पे उन्हें कोई भी उनका नामांतरण नहीं हो पाता था और जिसके चलते सरकार की योजनाओं का लाभ उनको समय पे नहीं मिलता था। अब जो है एक साथ रजिस्ट्री, जो जमीनों का खरीद बिक्री होता है, प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री होता है, उसमें काफी आमूलचूल परिवर्तन किया गया है और जनता। तो वही बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर सभी जिला अस्पतालों में निःशुल्क आईवीएफ केंद्र खोलने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में प्रस्तावित आईवीएफ केंद्र एक स्वास्थ्य योग्य पहल है, लेकिन इससे आर्थिक रूप से कमजोर निसंतान दंपतियों को लाभ नहीं मिलेगा जब तक ये सुविधा जिला स्तर तक उपलब्ध नहीं हो जाती। वर्तमान में राज्य में आईवीएफ के लिए कोई सरकारी योजना या सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि आईवीएफ उपचार की लागत 1.5 लाख से 5 लाख रुपए तक होती है, जो आम जनता के लिए भारी है। डॉक्टर वर्णिका ने कहा कि इस सुविधा का विस्तार होने से गरीब परिवारों को अपनी संतान प्राप्ति में मदद मिलेगी। जी, अभी कुछ दिनों पहले एक अनुशंसा पत्र मैंने अपनी ओर से निवेदनात्मक रखा है। निसंतान दंपत्ति जो होते हैं, उनके घर में भी किलकारी गूंजे, उनके घर आंगन में भी ढेर सारी खुशियाँ आएँ, बस इसी उद्देश्य से ये पत्र लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग और मंत्रालय की ओर से यदि कोई अनुमोदित राशि है, अनुमोदित राशि है तो उसका सुंदर सुचारू उपयोग निसंतान दंपत्ति को निःशुल्क आईवीएफ की सुविधा, आईवीएफ के जरिए माता पिता बनने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से ये पत्र मैंने आग्रहपूर्वक लिखा है। और इस पत्र में एक ही आग्रह रखा है कि ये जो केवल एक
स्थान पे ना हो करके अन्य अन्य मेडिकल कॉलेज में भी यदि इसकी सुविधा हो जाएगी तो इस सुविधा का IVF के जरिए माता पिता निःशुल्क रूप से जो सेवाएं हैं, शासन प्रदत्त सेवाएं, इससे सुंदर सौभाग्य की प्राप्ति क्षेत्र अनुसार। जी, अभी कुछ दिनों पहले एक अनुशंसा पत्र मैंने अपनी ओर से निवेदनात्मक रखा है। निसंतान दंपत्ति जो होते हैं उनके घर में भी किलकारी गूंजे, उनके घर आंगन में भी ढेर सारी खुशियाँ आएँ, बस इसी उद्देश्य से ये पत्र लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग और मंत्रालय की ओर से यदि कोई अनुमोदित राशि है, यदि क्या अनुमोदित राशि है तो उसका सुंदर सुचारू उपयोग निसंतान दंपत्ति को निःशुल्क IVF की सुविधा IVF के जरिए माता पिता तो वही रायपुर में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों का 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। ये योजना आज से पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। आयुष्मान योजना के तहत पंजीकृत पैनल अस्पतालों में ये इलाज उपलब्ध होगा। प्रदेश का कोई भी घायल व्यक्ति दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेगा। यदि परिवार के 2 सदस्य एक साथ दुर्घटना में घायल होते हैं तो उन्हें कुल 3 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। रुक करते हैं डिंडौरी से, और जहां पर खबर सामने आ रही है, महिला और बाल विकास विभाग के एक सरकारी बाबू का कूलर चलाते हुए दफ्तर में सोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बाबू भगवान दास उदय अपनी जिम्मेदारियों के बजाय कूलर की ठंडी हवा में आराम फरमाते नजर आए। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर चर्चा तेज है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी दफ्तरों में काम का सही पालन हो रहा है, या डिंडौरी से ये रिपोर्ट जो है वो इस बात की ओर एक अलग ही दृष्टि दिखाती है। अब खबर भिंड से, जहां 5 साल पहले हत्या, लूट और अपहरण जैसे संगीन मामलों में वांछित एक 10,000 रुपए का इनामी बदमाश आखिरकार पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। मामले की शुरुआत 3 सितंबर 2019 की रात हुई थी, जब मृतक महेश सिंह तोमर की खेत में जमीन की खुदाई के दौरान विवाद के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर महेश सिंह तोमर को उसी खेत में दफनाया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को भिंड रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एसपी डॉक्टर असीत यादव के निर्देश में ये गिरफ्तारी थाना देहात प्रभारी मुकेश शाक्या के नेतृत्व में की गई। पूरी कार्रवाई से अपराधी वर्ग में सख्त संदेश गया है कि कानून के हाथ लंबे हैं। 3/9/19 को मृतक महेश तोमर निवासी ग्राम देहरा के खेत में पोकलेन मशीन से खुदाई हो रही थी। उसी विवाद पर से आरोपी इमरान के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर मृतक महेश तोमर की हत्या कर दी थी। जो आरोपी काफ़ी लंबे समय से फरार था, उस पर थाना देहात एवं कोतवाली में भी मारपीट, लूट और मर्डर जैसे अपराध पंजीबद्ध थे, जिसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया, जिसको जेल भेजा गया। आरोपी के पास कोई हथियार वगैरह मिला? आरोपी से 3/9/19 विज्ञान ने मानवता को कई चमत्कार दिखाए और इसके योगदान से ही हम चांद तक पहुंचने में सफल हुए हैं, लेकिन कई बार इसके दुष्परिणाम हमारे लिए घातक भी साबित हुए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोरोना वायरस। जी हाँ, कोरोना वायरस ने जिस तरह से अपने पांव पसारे थे, हर किसी का जीना दुभर हो गया था। यहाँ जगह जगह पर शव बिखरे हुए उस समय नजर आ रहे थे, और अब ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से सामने आनी शुरू हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। शहर की गलियों में फिर से डर का सन्नाटा पसर रहा है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें और लोगों की आंखों में चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी हैं। लोगों का सोचना था कि कोरोना अब इतिहास बन चुका है, लेकिन अब लगता है कि वो खतरा फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दरअसल भारत में 2 लोगों की मौत हो गई है और कई मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से देश में चिंता बढ़ गई है। कोरोना एक बार फिर भारत में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। बिना मास्क दिखना अब हो सकता है खतरनाक। नई लहर, नया वेरिएंट, सतर्क रहना जरूरी। कमजोर इम्यूनिटी वालों को ज्यादा खतरा। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है।
जहां कुछ समय पहले तक लोग बिना मास्क के सड़कों पर बगैर डरे घूमते नजर आ रहे थे, वहीं अब फिर से सावधानी बरतने की जरूरत महसूस हो रही है। कोरोना की यह नई लहर पहले जैसी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है, क्योंकि वायरस के नए वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं जो ज्यादा तेजी से फैलते हैं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी अपनी चपेट में ले सकते हैं। मुंबई में पिछले 3 महीने कोविड-19 के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब मुंबई के KEM अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इन दोनों मरीजों की मौतें कोविड-19 से नहीं बल्कि उनकी पहले से मौजूद गंभीर बीमारियों, कैंसर और किडनी फेलियर की वजह से हुई है। लेकिन फिर भी आप सबको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। यहाँ कोविड का LF7 और NB1.8 नाम के वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। ये दोनों वेरिएंट मिलकर यहाँ अनुमानित संख्या 14,200 जो लगभग 2/3 मामलों के लिए जिम्मेदार है। एशिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ते देख भारत में भी खलबली मची हुई है। देश में कहां कितने केस हुए दर्ज? देश में सबसे ज्यादा केस केरल में दर्ज हुए हैं, वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। तमिलनाडु में 34 मामले सामने आए हैं, कर्नाटक में 8 नए मामले, जबकि गुजरात में 6 और दिल्ली में 3 केस दर्ज हुए हैं। हरियाणा, राजस्थान और सिक्किम में एक नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि केरल में एक्टिव केस 95 हैं। किन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें? हल्का बुखार या गले में खराश, नाक बंद हो जाना या बहना, सिर दर्द और बदन में दर्द, थकान महसूस होना, सूखी खांसी या सांस लेने में तकलीफ होना। सावधानी जो आपको कोरोना से बचा सकती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों और परिवहन में मास्क जरूर लगाएं। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना संक्रमण से बचा सकता है। शादियों या अन्य भीड़ भाड़ वाली जगहों से फिलहाल बचने की कोशिश करें। बूस्टर डोज लेना ना भूलें, खासकर अगर आपकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या पहले से कोई बीमारी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं और इसके लिए अच्छी नींद, पौष्टिक आहार और योग को दिनचर्या में शामिल करें। कोरोना वायरस ने हमें पहले भी बहुत कुछ सिखाया था, जैसे सहनशीलता, संयम और सतर्कता की अहमियत। आज फिर वही समय लौटकर वापस आने लगा है, इसलिए हमें जिम्मेदारी से अपने और दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी हो गया है। वायरस का खतरा भले ही कुछ कम दिखे, लेकिन यह अब भी हमारे बीच मौजूद है और नए वेरिएंट्स के रूप में फैल रहा है। इसलिए जरूरत है कि हम फिर से मास्क पहने, भीड़ भाड़ से बचें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर हम समय रह बेहतर जीवन जीने के लिए इंसान के स्वस्थ रहना बेहतर न केवल जरूरी होता है बल्कि इस समाज की समग्र प्रगति के लिए भी आवश्यक है। और इसी पर आधारित हमारी यह रिपोर्ट है, एक बार इस रिपोर्ट को देखिए। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ के अलावा मरीजों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस हॉस्पिटल को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां मरीजों का दबाव अधिक रहता है। इसके आसपास ऐसा कोई दूसरा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए दूसरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कराने का फैसला लिया गया है। संजय गांधी हॉस्पिटल इस क्षेत्र का
वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट और है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना, आनन फानन में जो पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में उपलब्ध बेड को लेकर भी बयान दिया और कहा कि इस हॉस्पिटल में बेड की संख्या भी कम है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि अगर नियत और इरादा मजबूत हो तो किसी भी समस्या का समाधान मुमकिन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये निरीक्षण सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब समय आ गया है जब स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलना उनका अधिकार है और इससे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। अब देखना ये होगा कि सीएम के निर्देशों का कितना और कब तक जमीनी स्तर पर असर दिखा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ के अलावा मरीजों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की जिसमें उन्होंने इस हॉस्पिटल को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जहां मरीजों का दबाव अधिक रहता है। इसके आसपास ऐसा कोई दूसरा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए दूसरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कराने का फैसला लिया गया है। संजय गांधी हॉस्पिटल इस क्षेत्र का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था ये 362 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उसमें अब जो भी रिक्वायरमेंट और है सरकार अपनी ओर से उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तुरंत इसको शुरू करना, इसमें पार्किंग एरिया को डेवलप करना, आनन फानन में जो पिछली सरकार के समय काम को आधा अधूरा छोड़ दिया गया, अब वर्तमान की सरकार उसे पूरा करेगी और पूरी तरीके से मेरी ये हिदायत है कि किसी भी हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी नहीं रहनी चाहिए। पहले तो एक एमएस के पास 4 अस्पताल थे, अब हमने एक हॉस्पिटल के साथ में एक एमएस की ड्यूटी लगाई है जो पूरी तरीके से उसको लुक आफ्टर करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अस्पताल में उपलब्ध बेड को लेकर भी बयान दिया और कहा कि इस हॉस्पिटल में बेड की संख्या भी कम है। दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों को अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं मिले, इसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। तो साफ जाहिर है कि अगर नियत और इरादा मजबूत हो तो किसी भी समस्या का समाधान मुमकिन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ये निरीक्षण सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि एक संदेश है कि अब समय आ गया है जब स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मरीजों को बेहतर सुविधा मिलना उनका अधिकार है और इससे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी। अब देखना ये होगा कि सीएम के निर्देशों का कितना और कब तक जमीनी स्तर पर असर दिखा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टाफ के अलावा मरीजों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से भी बातचीत की जिसमें उन्होंने इस हॉस्पिटल को लेकर उठाए जाने वाले
कदमों के बारे में जानकारी दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहां मरीजों का दबाव अधिक रहता है। इसके आसपास ऐसा कोई दूसरा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए दूसरी बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा कराने का फैसला लिया गया है। संजय गांधी हॉस्पिटल इस क्षेत्र का वो हॉस्पिटल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। आसपास के एरिया में और कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बहुतायत रहती है कि लगभग 2700 पेशेंट्स का ओपीडी रोजाना होता है। इतने सारे डिलीवरी केसेस यहाँ होते हैं और बेड्स की लगातार कमी है। नई बिल्डिंग जो यहाँ पे बनना शुरू हुई थी वो भी आधी अधूरी हालत में सालों से पड़ी हुई है। आज हमने उस बिल्डिंग का पूरा रिव्यू किया है, उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की दिशा में अपनी टाइम लिमिट्स दी हैं और तुरंत ये बिल्डिंग पूरी हो इसके लिए जो भी बजट सेंक्शन चाहिए, जो पहले जितने का था ये 362 करोड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। 21 मई 2025 को दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक ही करवट ले ली है। दिन भर जहां तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं फील्स लाइक यानी शरीर पर महसूस होने वाला तापमान 50.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सुबह का हाल जब दिल्ली तप रही थी। 21 मई की सुबह दिल्ली वासियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। सूरज की तपिश और उमस ने लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया था। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कहीं ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था वो था फील्स लाइक यानी शरीर पर महसूस होने वाला तापमान, जो 50 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया। विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्म हवा और अत्यधिक ह्यूमिडिटी के कारण शरीर का ताप नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि असल तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस होती है, जो ज्यादा खतरनाक भी होता है क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। मौसम ने बदली करवट, शाम को बदला मिजाज। लेकिन शाम को जैसे ही लोग गर्मी से थोड़ी राहत की उम्मीद कर रहे थे, वैसे ही मौसम ने अचानक करवट ली। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में धूल भरी आंधी चली, जिसके बाद मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। इसने जहां गर्मी से राहत दी, वहीं कई परेशानियां भी खड़ी कर दी। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटने के कारण कई फ्लाइट्स डिले हुए। कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई, जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ। सड़कों पर जल जमाव से लोग फंस गए और कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इस अप्रत्याशित मौसम के लिए रेड अलर्ट जारी किया। चेतावनी दी गई कि अगले कुछ दिनों तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है और तेज हवाएं और बारिश से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। धूल के गुब्बार ने दृश्यता को लगभग शून्य कर दिया। बारिश और ओलावृष्टि ने कई इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। मौसम के बदलाव का कारण क्या था? चक्रवाती हलचल यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। आईएमडी के मुताबिक ये जो बदलाव हुआ था, उसका कारण हरियाणा और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हलचल थी, जो पश्चिम में पंजाब से पूर्व में बांग्लादेश तक फैली एक निम्न दाब का क्षेत्र थी। आपको बता दें कि निम्न दाब का क्षेत्र तब बनता है जब कहीं तापमान अधिक हो जाता है, जिससे हवाएं क्षैतिज रूप से ऊपर उठ जाती हैं और वह स्थान खाली हो जाता है, जो मौसम को अस्थिर करने का मुख्य कारण बना। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी। इस चक्रवाती हलचल ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी को खींचा। इस नमी ने बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को बढ़ावा दिया। तेज हवाएं और अस्थिरता। नमी और गर्म हवा के मिश्रण से वातावरण में अस्थिरता पैदा हुई, जिसके कारण तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम परिवर्तन के पीछे की सच्चाई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ सामान्य मौसमी उतार चढ़ाव था या इसका संबंध पर्यावरणीय असंतुलन से है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले शहरों में कंक्रीट की बढ़ती मात्रा, हरियाली की कमी और बढ़ता प्रदूषण जलवायु पर सीधा असर डालता है। ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है।
शहरीकरण हरियाली की जगह बिल्डिंग और सड़कें ताप को अवशोषित करती है और वातावरण को गर्म बनाती है। मानसून का बिगड़ता स्वरूप। पहले जहां मानसून का समय और पैटर्न स्थिर होता था, वह अब अस्थिर हो गया है। आने वाले दिन क्या है संभावना? आईएमडी और अन्य मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम का यही उतार चढ़ाव जारी रहेगा। दिन में तेज धूप और तापमान में वृद्धि, तो वहीं शाम को आंधी बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। इसलिए लोगों को सलाह दी गई है कि अनावश्यक रूप से धूप में ना निकले, घरों की छतों और खुले इलाकों में ना रहे। यात्रा करते समय मौसम अपडेट्स पर नजर रखें। बिजली गिरने से बचने के लिए पेड़ों के नीचे शरण ना ले। वैज्ञानिकों की चेतावनी। क्लाइमेट साइंस के विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन इस तरह जारी रहा तो आने वाले सालों में इस तरह के मौसम आम हो जाएंगे, जो जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित करेगा। इसलिए यह समय है चेतने का। जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक वास्तविकता है जो दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो 21 मई को दिल्ली एनसीआर में मौसम ने किस तरह अपनी ताकत दिखाई, यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, यह आने वाले भविष्य की एक झलक है। जरूरत है सोचने की, समझने की और जिम्मेदारी उठाने की। मौसम बदल रहा है, क्या हम भी? सुबह का हाल जब दिल्ली तप रही थी। 21 मई की सुबह दिल्ली वासियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। सूरज की तपिश और उमस ने लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया था। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से कहीं ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा था वो था फील्स लाइक, यानी शरीर पर महसूस होने वाला तापमान, जो 50 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया गया। विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्म हवा और अत्यधिक ह्यूमिडिटी के कारण शरीर का ताप नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है, और यही वजह है कि असल तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस होती है, जो ज्यादा खतरनाक भी होता है क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन और थकान जैसी समस्याएं बढ़ जाती है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए। मौसम ने बदली करवट, शाम को बदला मिजाज, लेकिन शाम को। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।